हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है। और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग वीडियो नंबर 6 का ये 6D को देख रहे हैं। मतलब वीडियो नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट को देख रहे हैं। 6.5 बोलिए या फिर 6D बोलिए। वाई मिनट पाइथन पूरे तरीका से आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। वाई मिनट पाइथन बहुत दिन से चल रहा है, काफी टाइम हो गया। आज हम लोग वाई मिनट पाइथन टॉपिक को पूरा तरीका से देख लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो टाइप ऑफ लैंग्वेज हो, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हो, हर चीज हम लोग आज कवर कर लेंगे। चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग वाई मिनट पाइथन। पाइथन का जरूरत क्यों पड़ा, चलिए डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है वाई वी नीड पाइथन। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में वाई वी नीड पाइथन टॉपिक को। वीडियो नंबर 6 का टोटल नंबर ऑफ 4 पार्ट है और टोटल पार्ट अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ 4 पार्ट पहले ही अवेलेबल हो चुका है। ये 6D है या फिर आप 6.5 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाई वी नीड पाइथन टॉपिक को इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर। अभी तक हम लोग कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से शुरू करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से देखना है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, असेंबली लैंग्वेज कंप्लीट हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो गया। उसके साथ साथ आपको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बता दिए हैं, मार्कअप लैंग्वेज भी बता दिए हैं। उसके साथ साथ स्टाइल शीट लैंग्वेज भी कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेरी लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम आपको बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। चलिए तो इसका एक बढ़िया से देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, ताकि आपका बेस जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट लाइन को। फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूज ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट डेटा। कहने का मतलब क्या है? ये बहुत ही इजी है समझना, ठीक है। इतना याद रखिए कि पूरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे आसान आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगा, बस आप इतना ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो पहला लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज जो होता है एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके कंसेप्ट को फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को फॉलो करता है। और उस कंसेप्ट का यूज करके, ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट का यूज करके हम लोग कई सारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन का काम हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके करते हैं, या फिर डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं। अब आई होप कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा इस लाइन में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन की। नेक्स्ट लाइन में क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके साथ साथ और क्या है? डायनेमिक बैंडिंग, मैसेज और पासिंग। कहने का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट कई सारे, मतलब अभी आपको हम क्या बताएं? अभी आपको हम बताएं हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि UPS जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारे टर्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो बेस्ड है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्लास का भी कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है, इनकैप्सुलेशन भी है, इनहेरिटेंस भी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, डायनेमिक बैंडिंग भी है, मैसेज भी है, पासिंग भी है, और भी कई सारा मतलब टर्म है जो आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इसमें से कुछ ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब कुछ टर्म है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको हम ये टर्म को क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग कोई और लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नोट में हम वो सारे टर्म को मेंशन कर देते हैं जो आपको नहीं समझ में आने का संभावना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास को देख लेते हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्लास के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन टाइप इन UPS। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है क्लास जो है एक तरह का टेम्पलेट है। टेम्पलेट भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ब्लूप्रिंट समझिए। क्लास क्या है? एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं UPS में। जब हम UPS पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी UPS लैंग्वेज के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, कोई और लैंग्वेज पढ़े होंगे जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, ये सब लैंग्वेज को पढ़े होंगे। तो अभी हम UPS क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जब आप जावा, C++ ये सब को नहीं पढ़े होंगे, तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये UPS क्या है। वो बहुत अच्छा चीज है, जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लास क्या है? तो क्लास यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट है जिसके अंदर या फिर जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। UPS का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब हम लोग कोई और टर्म की बात करते हैं। ये क्लास तो आई होप कि आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा होता क्या है। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ UPS। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ UPS दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट अ कोड एंड मैनिपुलेट द डेटा, दैट हैज अ कोड एंड मैनिपुलेट द डेटा। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट आपका एक तरह का बेसिक यूनिट है। ऑब्जेक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ UPS। अब यहाँ पे UPS क्या है? जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं, UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक यूनिट है वो है ऑब्जेक्ट।
आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और यही ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग कई सारे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मदद से कोड में रिलायबिलिटी आता है। उप्स के मदद से कोड में आपका क्या आता है, रिलायबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। प्रोग्रामर को ये महसूस होता है कोडिंग करने में, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को बेसिक यूनिट बोला जाता है उप्स का, ठीक है। ये इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब क्लास का अगर कोई हम उदाहरण दे तो वो एक ऑब्जेक्ट ही हो सकता है। क्लास का उदाहरण कौन सा, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण आप समझिए, तो या फिर एग्जांपल समझिए। किसी भी क्लास का कोई एग्जांपल, कोई उदाहरण कौन होगा, तो वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। जब हम बताएंगे ना तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब प्रैक्टिकल बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पाइथन के अंदर तो क्लियर हो जाएगा, वो आपका पॉसिबल है फंक्शन बताने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो आपको नहीं समझ में आया होगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में क्या है, इनकैप्सुलेशन इज द कंसेप्ट और टेक्निक इन उप्स दैट कैन इंप्रूव द रीडेबिलिटी, मेंटेबिलिटी, उसके साथ साथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द कोड। कहने का मतलब क्या है, इनकैप्सुलेशन एक तरह का टेक्निक है उप्स के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनकैप्सुलेशन एक तरह का टेक्निक होता है जिसके मदद से हम लोग कोड के रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, कोड के मेंटेनेंस को बढ़ाते हैं। मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोड का मेंटेनेबिलिटी जो होता है, रीडेबिलिटी जो होता है, सिक्योरिटी जो होता है, या फिर उस मतलब किसी कोड के ऊपर हम तभी रिलायबल हो सकते हैं, रिलायबल करने का मतलब भरोसा कर सकते हैं, तभी मतलब उसके ऊपर भरोसा करेंगे जब उसमें उप्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया हो तब, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन एक तरह का टेक्निक है जिसमें हम उप्स के अंदर, जिससे कि हम लोग को जिससे हम लोग करते क्या है, इंप्रूव करते हैं कोड की रिलायबिलिटी, या फिर उसको मेंटेन करने में, उसके मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इनकैप्सुलेशन क्या है, ये किस तरह का टेक्निक है। तो रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंप्रूव करने वाला टेक्निक है। ये भी किसके अंदर आएगा, तो ये भी आपका उप्स के ही अंदर आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ही अंदर आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं जो आपको नहीं समझ में आया होगा, वो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, इनहेरिटेंस को हम लोग देख लेते हैं। Inheritance. So inheritance is a features of object-oriented programming that allow class to reuse the attribute and method of another class. अब यहाँ पे inheritance क्या है, inheritance एक तरह का फीचर्स है। किसका फीचर्स है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स है जो अलाउ करता है किसको, क्लास को, कि किसी भी एट्रीब्यूट को या फिर कोई भी अनदर मेथड ऑफ क्लास को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का फीचर्स है जो अलाउ करता है किसी भी अदर क्लास को या फिर अदर एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए। अब यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, एट्रीब्यूट क्या होता है, वो सब पे आपको अभी सोचना नहीं है। अभी अगर आप नहीं जानते हैं, जब हम आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना, प्रैक्टिकल करके, कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके बताएंगे, तब समझ में आएगा एट्रीब्यूट क्या होता है। अभी बस आप समझिए कि एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, बस आप समझिए होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन को डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं जो है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म को एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को एक बार हम डिटेल में आपको, डिटेल नहीं मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू उसको हम दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल में अभी हम लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे। वो सब जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के ऊपर बताएंगे, पाइथन विद उप्स, वो वाले टॉपिक में इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी बस आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। चलिए तो पॉलीमॉर्फिज्म is the concept of oops that can make the code more readable, maintainable, मतलब ये कोड को रीडेबल बनाता है, उसके साथ साथ मेंटेनेबल बनाता है, और स्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप अमंग क्लास। अब करता क्या है, क्लास के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का काम करता है। एक क्लास को दूसरे क्लास से रिलेशनशिप, अगर उस रिलेशनशिप यहाँ पे आप समझिए कि किसी भी एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करवाना है तो हम लोग वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये किसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट दैट वी कैन यूज इन अंडर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसके मतलब जिसको हम लोग यूज करते हैं उप्स के अंदर, ठीक है। जो करता क्या है, तो कोड को ज्यादा रीडेबल, है ना, ज्यादा मेंटेनेबल, उसके साथ साथ और भी चीज हो सकता है जैसे रिलायबल, उसके साथ साथ आपका रीडेबल, और भी कई सारा चीज होता है जो बनाने में मदद करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि क्लास के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाता है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम आपको डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज और पासिंग एक टर्म है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म तक आपको हम समझा दिए, अब बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग का, मैसेज का और पासिंग का। चलिए इसके बारे में भी हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग से पहले हम आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि ये वाला मिस हो गया था। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ टेक्निक इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट हाइड द इंटरनल डिटेल्स of data and allow programmers
टू फोकस द इसेंशियल फीचर्स ऑफ डेटा। अब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है एक तरह का टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी एक तरह का टेक्निक है जो करता क्या है, जो इंटरनल डिटेल्स होता है उसको हाइड कर देता है, ठीक है। और वो डिटेल को इसेंशियल मतलब वैसा डिटेल पे फोकस करके रखता है, वैसा डिटेल को मतलब आपको दिखाता है, बताता है जो इसेंशियल, जो ज्यादा जरूरी डिटेल हो, इसेंशियल फीचर्स वाला जो डेटा होता है उसको अलाउ करता है, एक्सेस देता है। लेकिन जो इंटरनल डिटेल होता है उसको हाइड करने में मदद करता है जब हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तब। ये क्या है, तो एक तरह का टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। आप जो स्क्रीन के ऊपर देखते हो उसमें हर चीज हाइड नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो होता है इसेंशियल फीचर्स होता है वही चीज आपको दिखता है, हर चीज नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उस वेबसाइट के अंदर जितना भी चीज है वो आपको नहीं दिखता है। जैसे फुल स्टैक और जो बैकएंड होता है और फ्रंट एंड होता है फुल स्टैक, तो उसमें अंतर होता है या नहीं। जो फुल स्टैक डेवलपर होगा और बैकएंड जो डेवलपर होगा काम तो करता है दोनों हर लैंग्वेज के हैं ऊपर। अब यहाँ पे जो टेक्निकल स्टूडेंट होगा उसको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों तो होता है लैंग्वेज ही, ठीक है। लेकिन जब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है, जब आपको वेबसाइट का पूरा फ्रेमवर्क दिखता है, वेबसाइट कैसा है कैसा नहीं है, कोई भी ब्राउजर को आप देखते हो तो उसके पीछे क्या क्या लैंग्वेज में कोडिंग किया गया है उस वेबसाइट को बनाने के लिए, वो आपको थोड़ी ना दिखेगा। आपको तो दिखेगा वहां एक फॉर्म है, उसमें हमको अपना नाम वगैरह फिलअप करना है बस। उस फॉर्म को बनाया किस लैंग्वेज से है, उस फॉर्म को बनाने में क्या क्या लगा है, ये सब चीज नहीं दिखता है। उसी तरीका से यहाँ भी वही चीज आप समझिए कि जो भी इंटरनल डिटेल्स होता है वो हाइड हो जाता है, और जो इसेंशियल फीचर्स है, इसेंशियल डेटा है, उसी को अगर हम चाहें तो फोकस करवा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, डेटा एक्सट्रैक्शन के थ्रू। और ये क्या है, तो एक तरह का टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, मैसेज पासिंग। अब हम लोग मैसेज पासिंग के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैसेज पासिंग इज अ टेक्निक दैट प्रोवाइड इनकैप्सुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मैसेज पासिंग भी एक तरह का टेक्निक है जो आपको इनकैप्सुलेशन प्रोसेस को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैसेज टेक्निक एक तरह का टेक्निक है जो आपको इनकैप्सुलेशन को प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग भी प्रोवाइड करेगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे, बहुत सारा प्रोटोकॉल बताना है हमको, नेटवर्किंग वाला टॉपिक में प्रोटोकॉल को बताना है। नेटवर्किंग में बताएंगे एचटीटीपी, एचटीटीपीएस है ना, एसएमपीटी, और भी बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में बताएंगे हम आपको, ठीक है। एक प्रोटोकॉल नहीं है, तो हर तरीका के प्रोटोकॉल को आपको हम डिस्कस करा देंगे। नेटवर्किंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसीलिए तो पहले हम नेटवर्किंग पढ़ाएं, समझ में आ रही बात, हम क्यों नेटवर्किंग पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ, इसीलिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। अब क्यों है सो समझ में आ रहा है। प्रोटोकॉल के बारे में उसमें पढ़ना है, टीसीपी, आईसीएमपी और भी बहुत सारा प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। चलिए, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। मैसेज पासिंग एक तरह का टेक्निक है जो इनकैप्सुलेशन को प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को प्रोवाइड करता है, और इसकी मदद से हम लोग सिक्योरिटी हैंडलिंग भी कर सकते हैं, जिसको एरर हैंडलिंग भी बोलिए आप, सिक्योरिटी एरर हैंडलिंग। उसके साथ साथ ये एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी मदद करता है, ठीक है। ये करता क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में मदद करेगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में। तो डायनेमिक बैंडिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक बैंडिंग इज अ टेक्निक दैट यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस टूल। अब डायनेमिक बैंडिंग से आप एक चीज समझिए, जिस वर्ड के आगे डायनेमिक लगा, समझिए कि उसमें कोई ना कोई मूवमेंट होगा, वहां पे किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मूवमेंट होगा। डायनेमिक का मतलब ही होता है कोई भी चीज स्टैटिक ना हो, ठीक है। जो मतलब ये भी हम एक बार बताए हुए इसे प्रीवियस वीडियो में, जैसे ये कर्सर अभी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसका पोजीशन फिक्स हो गया, तो जब ये फिक्स हो गया तो उस समय हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक है। अब ये मूवमेंट किया, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक। जैसे बहुत सारे वेबसाइट में डायनेमिकली बहुत सारा वेबसाइट आप देखते होंगे और कई सारे वेबसाइट को स्टैटिक देखते होंगे। तो वेब पेज हमेशा स्टैटिक होता है, लेकिन वेब पेज में हो रहा काम को हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज, तो डायनेमिक बैंडिंग क्या है, तो एक तरह का टेक्निक है जो करता क्या है, तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये एक तरह का टेक्निक है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए और एनालिसिस टूल के लिए। पाइथन के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अब हम लोग बात करते हैं कि लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है, द प्रोग्राम इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है, द प्रोग्राम इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट इन लॉजिकल फॉर्म एक्सप्रेसिंग फैक्ट्स एंड रूल अबाउट सम प्रॉब्लम, डोमेन कॉल्ड लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कहने का मतलब क्या, वैसा प्रोग्राम, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, लॉजिकल फॉर्म एक्सप्रेसिंग फैक्ट एंड रूल। कहने का मतलब एक तरह का ऐसा प्रोग्राम का सेट होगा जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जो कोई ना कोई फैक्ट को एक्सप्रेस करता होगा, और उसमें कुछ रूल्स होगा, ठीक है। उसमें कुछ रूल्स होगा, कोई ना कोई फैक्ट को एक्सप्रेस करता होगा, वो एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसमें कई सारा लॉजिक होगा, ठीक। तो उसी को हम लोग बोलेंगे लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो करेगा क्या, तो कोई ना कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाए, और उसके अंदर किसी ना किसी तरह का कोई लॉजिकल, मतलब एक तरह का लॉजिकल समझिए, लॉजिकल और रीजनिंग ऐसा समझिए का सेट हो, एक प्रोग्राम का सेट जिसमें किसी ना किसी तरह का लॉजिकल या रीजनिंग का पूरा कॉम्बिनेशन उसमें
हो, उसके साथ साथ उसमें कुछ एक्सप्रेस हो, जो मतलब वही लॉजिकल और रीजनिंग का यूज करके हम लोग प्रोग्राम के अंदर किसी ना किसी टास्क को एक्सप्रेस करते हैं, और वो टास्क कोई ना कोई फैक्ट को बताएगा, और वो जो प्रोग्राम होगा एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब थोड़ा सा और हम आपको लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। The most popular logical programming language is Prolog, which was developed in 1972 at University of एक्स मार्शल इन फ्रांस। अब एक्स मार्शल एक यूनिवर्सिटी है जहां पे लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सबसे पॉपुलर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोलॉग, उसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। अब कौन सा यूनिवर्सिटी है और कहां पे डेवलप किया गया था? तो एक्स मार्शियल यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, जहां पे प्रोलॉग को डेवलप किया गया था 1972 में। ठीक है, ये क्या है? एक्स मार्शियल यूनिवर्सिटी है फ्रांस के अंदर, जहां पे 1972 में प्रोलॉग, और प्रोलॉग क्या है? एक तरह का लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फेमस लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको डेवलप किया गया था। अब आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, खुद से भी कोशिश कीजिए ट्राई करके। और भी कई सारा प्रोसीजर हो सकता है, और भी बहुत सारा सोर्स है जिससे आप पढ़ सकते हो, उससे आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा वीडियो देख करके। चलिए, तो यहां तक आपका वीडियो नंबर 6 का 5th पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब वीडियो नंबर 6 में वाई वी नीड पाइथन टॉपिक जो है वो आपका पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और टाइप ऑफ लैंग्वेज में हम जितना भी लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज को कंप्लीट करा दिए, जो भी लैंग्वेज था सभी लैंग्वेज का एक ओवरव्यू आपको दे दिए। इसको डीप में आपको बता दिए कौन सा लैंग्वेज कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि पाइथन को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं, पाइथन ही क्यों जरूरी पड़ा। ये सभी तो लैंग्वेज है, तो पाइथन का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि आपको हम पढ़ाए हैं। ये सभी लैंग्वेज को आप देखिएगा तो सभी लैंग्वेज को हर एक सेक्टर में यूज हम नहीं कर सकते थे। मशीन लैंग्वेज को हर एक सेक्टर में यूज नहीं किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज को हर एक सेक्टर में यूज नहीं किया जाता है, ये हम बता चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हर सेक्टर में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बस एक पाइथन ही है जो क्या है, प्रोग्रामिंग भी है, स्क्रिप्टिंग भी है, उसके साथ साथ ये करता क्या है, तो एक इस तरह का लैंग्वेज है जिसका हम लोग हर एक सेक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब सी की बात करें तो सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन ओवरऑल हर तरह का लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं, उसको ओवरऑल बता रहे हैं। हर तरीके का लैंग्वेज नहीं होता, पाइथन मशीन लैंग्वेज नहीं है, असेंबली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके का नहीं समझ लेना है, मतलब ओवरऑल केस में मिला करके पाइथन का हर जगह यूज किया जाता है। इसके लिए पाइथन का जरूरी पड़ा, ऐसा लैंग्वेज लाना था जो हर केस में यूज हो सके, इसीलिए हम लोग पाइथन का यूज करेंगे साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स में। तो प्रैक्टिकल आपका एक वीडियो और होगा इसके बाद, वीडियो नंबर 7 उसके बाद से शुरू हो जाएगा। वीडियो नंबर 8 तो पहले से ही अपलोड है, वीडियो नंबर 9 से आपका प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बता दे रहे हैं आपको अभी तक हम क्या क्या बताए हैं टाइप ऑफ लैंग्वेज में। टाइप ऑफ लैंग्वेज के अंदर हम लोग कितने लैंग्वेज को कवर कर लिए? मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, मार्कअप लैंग्वेज को, स्टाइल शीट लैंग्वेज को, क्वेरी लैंग्वेज को, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज को, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये शायद नहीं हुआ है, ये एक मिस हो गया। चलिए, इसको हम आपको ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही अभी बता देते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम लोग देख लिए। अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें हम लोग कई सारे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि प्रोग्राम को काफी रीडेबल बनाता है, रिलायबल बनाता है, और उसको आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं। यही होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम। आई होप कि आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिए, है ना, और जब बताएंगे प्रॉपर पाइथन को तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। हालांकि आप ये खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बस यही एक टॉपिक है जो छूट गया है, तो इसको हम आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि आप इसको पढ़िए। ठीक है, हालांकि हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो दे दिए, लेकिन आप खुद से भी पढ़िएगा और भी डिटेल में फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। चलिए, तो ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके लिए इसमें भी हम क्या करते हैं, आप रेड कलर का क्रॉस लगा दे रहे हैं। चलिए, यहां तक आपका जितना भी टाइप ऑफ लैंग्वेज था हम आपको बता दिए। ठीक है, एक बार आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खुद से थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, तो खुद से तो प्रायोरिटी तो खुद से ही मेहनत रहता है। ठीक है, सपोर्ट बस कोई और करता है, लेकिन खुद से भी थोड़ा सा करना है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप एक बार खुद भी देखिएगा। चलिए, तो अभी तक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज को जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है हम कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग वाई वी नीड पाइथन को प्रॉपर तरीका से कंप्लीट कर लिए। वाई वी नीड पाइथन हम लोग का प्रॉपर तरीका से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वाई वी नीड पाइथन जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर, उसमें भी हम क्रॉस मार्क लगा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर एक टॉपिक दिख रहा होगा, वाई वी नीड पाइथन। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये वीडियो नंबर 6 का टॉपिक था, वीडियो नंबर 6 का लास्ट टॉपिक, वीडियो नंबर 6.5 बोलिए, या फिर वीडियो नंबर 6
डी बोलिए, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग इसको भी क्रॉस कर दे रहे हैं, इसको भी रेड मार्क लगा दे रहे हैं। उससे पहले आपको हम बता देते हैं अभी तक कौन कौन सा टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर, एक बार आपको हम शुरू से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो डॉट और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा, और भी अच्छा से आपका मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी तक हम लोग कौन कौन से टॉपिक को क्लियर कर लिए, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट इज पाइथन, रोल ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, व्हाई वी नीड पाइथन एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, इसको भी हम लोग क्लियर कर लिए। तो इसमें एक बार हम लोग क्रॉस मार्क लगा देते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन कंप्लीट हो गया, व्हाट इज पाइथन कंप्लीट हो गया, ये जितना भी कंटेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर का है। रोल ऑफ पाइथन भी कंप्लीट हो गया, एडवांटेज ऑफ पाइथन भी कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन को भी कंप्लीट कर लिए। उसके साथ साथ हम लोग व्हाई वी नीड पाइथन टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिए। अब एक पाइथन एप्लीकेशन बचा, ये वीडियो नंबर 7 में कवर करेंगे। वीडियो नंबर 8 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, बस पाइथन फॉर साइबर सिक्योरिटी वाले प्लेलिस्ट में नहीं है। पाइथन फॉर द पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर नहीं है, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन वीडियो नंबर 8 है, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। वीडियो नंबर 1 2 3 4 5 है ना, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6 7 8, तो ये वीडियो नंबर 7 है। वीडियो नंबर 6 का टोटल 5 पार्ट है, तो वीडियो नंबर 7 भी अभी हम अपलोड कर दे रहे हैं, इसको वीडियो बना करके पाइथन एप्लीकेशन का, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां से आपका पूरा प्रैक्टिकल है, सेटअप एंड इंटरफेस विद आईडीएलई सॉरी, ठीक है। तो यहां से आपका प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा। यहां तक बेसिक प्रैक्टिकल है, इसके बाद आपको बताना शुरू करेंगे पाइथन के बारे में। डेमो दे देंगे प्रैक्टिकल का आपको, पहले तो इंटरफेस एंड आईडीएलई वगैरह को सेट करना सिखाएंगे, पाइथन का सिंटेक्स कमेंट वगैरह बताएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक है, 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। पाइथन सिंटेक्स एंड कमेंट जो होगा 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। व्हाट कैन पाइथन डू फॉर अस, ये भी कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। पाइथन सिंटेक्स वर्सेस अदर लैंग्वेज सिंटेक्स, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद आपका पाइथन रियलिटी में शुरू हो जाएगा। यहां तक तो इंट्रोडक्शन था, थ्योरी था, एक और अभी बाकी है वीडियो नंबर 7 पाइथन एप्लीकेशन थ्योरी, और यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। चलिए तो यहीं पे आप वीडियो को हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगा तो वीडियो को भी अपलोड करते रहेंगे हम। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टॉपिक को देखते जाइए। कोई भी टॉपिक मिस हो जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिए। चलिए तो यहीं पे आप वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। वाई वी नीड टॉपिक के अंदर वाई वी नीड टॉपिक पूरा तरीका से कंप्लीट हो गया, इसमें कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं बचा है। जितना भी टाइप ऑफ लैंग्वेज था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर था, वो सब कंप्लीट हो गया। चलिए तो वीडियो को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे आईडीएलई और आईडीई के बारे में। तो यहीं पे आप वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।